पेज नंबर 71, साथ वाले की बुक चैरिटेबल डोनेशंस। कौन सा टेबल? कौन सा टेबल? चैरिटेबल डोनेशंस। एक बंदे को इस चैप्टर को खत्म करने के बाद हम सैलरी के न्यूमेरिकल्स शुरू करेंगे। पेज नंबर चैप्टर 6 का पहला सफा, साथ वाले की बुक। अ पर्सन, एक बंदे को इजाजत है। पेज 72 -1 + 1 -1। अ पर्सन शिल बी एंटाइटल्ड, एक बंदे को इजाजत है। कोई ऐसा मैसेज आपने मुझे लिख के देना था या मैसेज करके भेजना था जिससे मुझे अंदाज़ा हो और मैं खुश हूँ। जो फिजिकल बच्चों को भेजा जाए तो वो बैठे बैठे पढ़ने लग जाएं। आज कितने लोग पर्ची दे देंगे? हाइब्रिड से कितने लोग पर्ची बना के दे देंगे? 1 2 3 4। कोई अच्छा सा मैसेज होना चाहिए। अच्छा जी, कॉन्सेप्ट ये है कि हाइब्रिड या फिजिकल में जो लेट आता है उसके पीछे बहुत बड़े कॉन्सेप्ट हैं, डीप कॉन्सेप्ट्स हैं। यानी बहुत ज़्यादा हिम्मत कोशिशें करके जो है ना अपने फ्यूचर से खेलना पड़ता है। ये मेरे आप जैसे का काम। अच्छा, एक बंदे को इजाज़त है, टाइम पे आ जाया करें ना, सबको डिस्टर्ब। एक बंदे को इजाज़त है कि अगर वो डोनेशन देता है, पैसे डोनेट करता है या प्रॉपर्टी डोनेट करता है, तो उसको इस डोनेशन पर हाइब्रिड में लेट आने पर टैक्स माफ होता है। टैक्स माफ होता है दूसरों को डिस्टर्ब करने पर। एक बंदे को इजाजत है टू अ टैक्स क्रेडिट, अलाउड है टैक्स माइनस करना फॉर अ टैक्स ईयर फॉर अमाउंट पेड और प्रॉपर्टी गिवन। चाहे आप पैसे दे दें, चाहे आप प्रॉपर्टी दे दें एज अ डोनेशन। वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशन, खुशी से आपने पैसे कॉन्ट्रीब्यूट कर दिए, वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशन। और सब्सक्रिप्शन, कई नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, कई एनपीओज होती हैं, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, तो आप उनको सब्सक्रिप्शन दे देते हैं, यानी सब्सक्राइब कर लेते हैं कि हर महीने जो है ना आपको इतने पैसे पहुंच जाया करेंगे। जैसे मैगजीन की सब्सक्रिप्शन नहीं लगवाते, उसी तरह तो सब्सक्रिप्शन लगवा लेते हैं आप कि आपको हर महीने इतने पैसे पहुंच जाया करेंगे। नेक्स्ट, एनी बोर्ड ऑफ एजुकेशन। अच्छा, अब डोनेशन देनी किसको है? टू वाइफ, अपनी बेगम को पैसे डोनेट कर दिए। टू किड्स, अपने बच्चों को पैसे डोनेट कर दिए। सुल्ताना को बुलाया, सुल्ताना इधर आना, सुल्ताना ये लो चंदा, डोनेशन। एनी बोर्ड ऑफ एजुकेशन और एनी यूनिवर्सिटी इन पाकिस्तान एस्टेब्लिश्ड बाय फेडरल लॉ और एस्टेब्लिश्ड अंडर फेडरल लॉ। एस्टेब्लिश्ड बाय फेडरल लॉ का मतलब ये है लॉ वाले ने खुद बनाई। एस्टेब्लिश्ड अंडर फेडरल लॉ का मतलब ये कि लॉ वाले ने बनाई नहीं, लेकिन उसने खुद बनाया इदारा, लेकिन बाद में लॉ से अप्रूव करा लिया। कोई भी तालीमी इदारा, हॉस्पिटल, रिलीफ फंड एस्टेब्लिश इन पाकिस्तान बाय फेडरल, प्रोविंशियल, लोकल गवर्नमेंट या एनी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन और एनी पर्सन एलिजिबल फॉर टैक्स क्रेडिट अंडर सेक्शन 100C। कोई भी बंदा जो एलिजिबल है टैक्स क्रेडिट के लिए, ये असगर अली अहमद गैलेक्सी नोट
इधर पहली रो में बैठे हुए अहमद गैलेक्सी। अच्छा जी, ये इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस है। अगर आप इसको देखें, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, शुक्र है गवर्नमेंट ऑफ तुर्की ने लिखा हुआ। इसमें देखें, सेक्शन हमने पढ़ा था मेरे ख्याल से, सेक्शन नंबर 5, देखें डिविडेंड नजर आ रहा है, सेक्शन नंबर 5। भाई जादुई छड़ी मंगवाई जाए, इधर ही पड़ी हुई है, मुझे क्यों नहीं नजर आ रही, ये पड़ी हुई सेक्शन 5। बाकी सेक्शन 12 हमने पढ़ा सैलरी वाला, परक्विजिट्स वाला। सेक्शन 15 याद होगा, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी वाला। और फिर हमने अदर सोर्स में सेक्शन 39 और 40 पढ़ा, आपको याद होगा। चलते 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 एक सेक्शन है जिसका नंबर है 100C। क्या नाम है? 100C, टैक्स क्रेडिट फॉर सर्टन पर्सन्स। तो अगर 100C पे हम जाएं, घर से निकलने की दुआ पढ़ ली थी आज? सवारी पे बैठने की भी पढ़ ली थी या पैदल आए हैं? अच्छा, घर में दाखिल होने की दुआ भी किसी को याद है? साथ वाले से ना पूछें खुद। अच्छा, अफसोस तो ये है कि क्लास के बाद आके पूछता भी नहीं कि बता दें। अच्छा, टैक्स क्रेडिट फॉर चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस, सेक्शन 100C। सेक्शन 100C कहता है कि टैक्स क्रेडिट फॉर चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस। इसमें कुछ चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस के नाम है, ये देखें। वेलफेयर इंस्टीट्यूशन, अ नॉट फॉर प्रॉफिट रजिस्टर्ड विद सिक्योरिटीज, अ वेलफेयर सोसाइटी, वक्फ रजिस्टर्ड अंडर मुसल्लम वक्फ वैलिडेटिंग एक्ट, यूनिवर्सिटी और एजुकेशन, रिलीजियस और चैरिटेबल। तो ये कुछ इदारों के ना नाम है। तो अब हमारा लॉ ये कह रहा है सेक्शन 60 में, 61 में, तो देखें 61, हमारा लॉ ये कह रहा है सेक्शन 61 में कि अगर आप किसी ऐसे नॉन प्रॉफिट इदारे को या किसी पर्सन को जिसको हमने टैक्स माफ किया हुआ सेक्शन 100C में, असल में ये ऐसे इदारे होते हैं जिनको अपना टैक्स भी माफ है, इनको अपना टैक्स भी माफ है, यानी ये लोग नॉन प्रॉफिट इदारे हैं ना, तो अपना टैक्स ये देते ही नहीं, इनको चंदे वगैरह मिलते हैं ना, तो इनका अपना टैक्स भी माफ है। मिसाल के तौर पे कि इदारा है लोगों के, गरीबों के लिए काम करे, उनके लिए कोई हेल्प, तो उनका अपना टैक्स भी माफ है, और हम उन्हें डोनेशन दें तो हमें भी कुछ टैक्स डिस्काउंट मिलेगा। हमारा सारा टैक्स माफ तो नहीं हो जाएगा, लेकिन सेक्शन 100C में ऐसे इदारे लिखे हुए हैं जिनका अपना टैक्स माफ है, अपना टैक्स माफ है। और हमें क्या फायदा है? हमें यह फायदा है कि अगर हम इनको डोनेशन दें तो हमें भी अपने साल के टैक्स में से थोड़ा बहुत डिस्काउंट मिल जाएगा। तो एनी नॉन प्रॉफिट इदारा और एनी पर्सन एलिजिबल फॉर टैक्स क्रेडिट अंडर सेक्शन 100C, जिनको अपना टैक्स हमने माफ किया हुआ है, उनको अगर हम चंदा दे दें तो हमारा टैक्स भी माफ हो जाएगा। एंटिटीज, ऑर्गेनाइजेशन एंड फंड मेंशन्ड इन 13th शेड्यूल ऑफ द ऑर्डिनेंस। ऐसी एंटिटीज जो कि इस ऑर्डिनेंस के 13th शेड्यूल में है। तो कंट्रोल होम का बटन दबाते हैं, दोबारा वापस आते हैं उस जगह के ऊपर। देखिए ये जो हमारे चल रहे हैं ना, ये सेक्शंस हैं। ऊपर देखें लेफ्ट साइड पे नजर आ रहा है सेक्शंस, ये हमारे सेक्शंस चल रहे हैं। जैसे शायद आपको याद हो, पहली क्लास में हमने पढ़ा था सेक्शन 74 टैक्स ईयर। देखिए लिखा हुआ है सेक्शन 74 नीचे, टैक्स ईयर नजर आया। तो चलते चलते पता नहीं 82-3 पे रेजिडेंट, नॉन रेजिडेंट, ये सारे हमने पढ़े थे सेक्शंस। ये सारे क्या चल रहे हैं? सेक्शंस। किसी तरह आंखें खोल के क्लास ले लें तो बस। ये जब सेक्शंस खत्म हो जाते हैं ना, तो शेड्यूल शुरू हो जाते हैं। इसमें है फिर हमारा कौन सा शेड्यूल है? फर्स्ट शेड्यूल। हमारा कौन सा शेड्यूल है? फर्स्ट शेड्यूल हमने क्लास में पढ़ लिया हुआ है।
वो टेबल 1 और 2 है जिसमें क्या दिए हुए हैं, रेट्स ऑफ टैक्सेस। इसके बाद ना हमारा सेकंड शेड्यूल है। अच्छा, सेकंड शेड्यूल भी हमने किसी हद तक जो है वो पढ़ा है। सेकंड शेड्यूल हमने गुजर गया। सेकंड शेड्यूल, ये सेकंड शेड्यूल भी किसी हद तक पढ़ा है हमने। अगर आप सैलरी के चैप्टर में जाके देखें जहां एग्जेम्पशंस दी हुई थी कि प्रोविडेंट फंड माफ है, फलां माफ है, फलां माफ है, तो वहां ये लिखा हुआ था कि ये एग्जेम्पशंस हमें सेकंड शेड्यूल ने दी हैं। ये एग्जेम्पशंस किसने दी हैं हमें? तो सेकंड शेड्यूल में टैक्स रेट्स हैं या एग्जेम्पशंस हैं? इसी में चलते चलते एक शेड्यूल है जिसका नाम कौन सा शेड्यूल है? 13th शेड्यूल। क्या नाम है? 13th शेड्यूल। दी 13th शेड्यूल, दी पेज 751। ओके, दी 13th शेड्यूल, दी इसमें भी कुछ इदारों सी सेक्शन 61 यानी कहते हैं सेक्शन 61 की वजह से मुझे ये सेक्शन ये डालना पड़ा 13th शेड्यूल। इसमें चंद इदारों के नाम है, सिटीजन फाउंडेशन, नेशनल ट्रस्ट और पता नहीं राबता इस्लामिक प्रोजेक्ट, फातिमीद फाउंडेशन कराची, अल शफा ट्रस्ट और फलां फलां, इन इदारों के नाम दिए हुए हैं। अभी एक पता नहीं नेवर एंडिंग लिस्ट है, कितनी लंबी लिस्ट है। तो सरदार ट्रस्ट आई हॉस्पिटल, पेशेंट्स एड फाउंडेशन। अब सवाल ये है कि इन इदारों के नाम तो हम याद कर नहीं सकते क्योंकि हमें तो कभी कभी अपना नाम भी भूल जावे, तो इन इदारों के नाम तो हम याद कर नहीं सकते। तो इसलिए हमने बस इतना सा याद करना है कि कोई एंटिटीज ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो मेंशन कहाँ हुई हुई हैं। आपका शेड्यूल और सेक्शंस में फर्क पता चल गया? जब लॉ में चलते चलते सेक्शंस खत्म हो जाते हैं तो क्या शुरू हो जाते हैं? फर्स्ट शेड्यूल हमने पढ़ा हुआ है क्लास में, टेबल 1 और टेबल 2। आज हमने फर्स्ट शेड्यूल के बाद कौन सा शेड्यूल देखे? 13th शेड्यूल। बस ये बताना था आपको। तो इन सारे लोगों को अगर आप पैसे दें, असल में 2 का लफ्ज सबसे मिल रहा है ना, या इसको चंदा दे दें, 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 बस चंदा दें, तो आपको टैक्स क्या हो जाएगा? माफ हो जाएगा। इसका मतलब है अगर आप पुअर पीपल को चंदा दें तो टैक्स माफ नहीं होगा। अगर कोई प्राइवेट हॉस्पिटल है आप उसको चंदा दें तो माफ। नीडी नेबर्स, आपके नेबर्स ने कहा हमें चंदा दो, आपने उनको चंदा दिया, टैक्स माफ नहीं होगा। आपने रिलेटिव्स को चंदा दिया, चंदा दिया टू पुअर पर्सन, प्राइवेट हॉस्पिटल, नीडी नेबर्स, रिलेटिव्स, तो टैक्स माफ नहीं होगा, बल्कि बस उनका माफ होगा जिनका ऊपर जिक्र हुआ। इसके अलावा किसी को भी सड़क पे जाते जाते चंदा दे दें तो टैक्स माफ नहीं होगा। आप लोगों को प्यार से बुला के कहते ना मेरे चांद इधर आओ, ये लो चंदा, तो बता के ना दिया करें कि चंदा दे रहा हूं। ओके, चलें ठीक है, नोट तो करना नहीं होता, आगे चलते हैं। और जान दे यार, जान दो, और जान दे। तो चांदा सबको देने या चांदा गिने चुने लोगों को देने? क्योंकि चांदा चांदा है। A over B into C. What is the formula of chanda?
चंदे का फॉर्मूला नहीं है, ये किसका फॉर्मूला है? ये फॉर्मूला है टैक्स क्रेडिट का। अदर कंसिडरेशंस, लिमिट सी को देखते हैं अभी। अगर आपने प्रॉपर्टी डोनेट की तो प्रॉपर्टी की किस प्राइस पे आपको टैक्स माफ होगा? फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी। किस दिन की वैल्यू? जिस दिन प्रॉपर्टी आपने डोनेट की। और अगर आपने पैसे दिए किसी को, रोकड़ा, कायदे आज़म वाले नोट, प्रॉपर्टी नहीं दिया, यानी ये तो था ना आपने अगले को चीज ही दी, कोई चीज दी, ये आपने चीज ही नहीं दी, आपने क्या दिए? तो पैसे अगर आप देंगे और आप टैक्स अपना माफ कराना चाहते हैं तो शर्त यह है कि पैसे किस फॉर्म में दें? क्रॉस चेक के फॉर्म में। और अगर एनटीएन है आपके पास तो फिर किस किस फॉर्म में दे सकते हैं? जी बिल्कुल, किसी चीज का बेड़ा गर्क कराना हो तो आपसे सवाल पूछ लें। भाई वो तो रूल अदर सोर्स के चैप्टर के लिए था, इधर कोई ऐसा रूल नहीं है बैंकिंग चैनल। इधर चाहे आपके पास एनटीएन है या नहीं है, आपने क्रॉस चेक से ही देना है। और कुछ? हाँ, अभी तक समझ नहीं आ रही चीजें, तो जो रूल जहां का है उसको वहीं लगाएं। शर्मिंदगी में चेहरा नीचे करें, जिन्होंने बैंकिंग चैनल बोला था ऐसे कर लें। 5 मिनट की खामोशी अपने लिए। वापस आ जाओ भाई। अच्छा, अब ये लिमिट सी वगैरह समझाने के लिए ना एक न्यूमेरिकल पहले कराना पड़ेगा। तो सेक्शन 71 कहते हैं अगर आप चैरिटी दें तो मैं आपको क्या करूंगा? माफ, टैक्स क्रेडिट दूंगा, आपको टैक्स माफ करूंगा। ये कौन कहता है? सेक्शन 60। हाइब्रिड में बातें ना करें ना लास्ट रो में प्लीज। सेक्शन 61 कहते हैं अगर आप चैरिटी दें तो मैं आपको क्या माफ करूंगा? टैक्स माफ करूंगा। सेक्शन 62 कहता है कि अगर आप 63 अगर आप पेंशन फंड में पैसे डालें तो भी मैं आपको क्या माफ करूंगा? टैक्स माफ करूंगा। ये इंशाल्लाह हम आज या कल पढ़ेंगे पेंशन फंड में पैसे डालने का क्या मतलब होता है। असल में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको गवर्नमेंट ने पेंशन नहीं देनी होती क्योंकि वो गवर्नमेंट के एम्प्लॉय नहीं होते, तो फिर ये अपनी पेंशन की खुद ही फिक्र शुरू कर देते हैं। तो एक पेंशन की बास्केट में ये पैसे डालते हैं, उसे पेंशन फंड कहते हैं। तो बहरहाल इसमें देखेंगे क्या चक्कर है आगे। नेक्स्ट, इसके बाद माशाल्लाह अगर आपके ये हो गए हैं और आप उनको तालीम दिलवा रहे हैं और आप गरीब हैं, साल में 15 लाख से कम कमाते हैं, तो ऐसे बंदे के लिए एक बेनिफिट अवेलेबल है। जो बंदे के पास, जिस बंदे के पास ये हो, अपने बहन भाइयों के नहीं, जिस बंदे के पास ये हो और वो इनको क्या दिलवाए? तालीम दिलवाए। तालीम दिलवाने के फायदे होते हैं ना, बंदा गीबत छोड़ देता है, हसद छोड़ देता है, कीना छोड़ देता है, बहुत सी चीजें जिंदगी में आ जाती हैं, झूठ नहीं वो दूसरी अगर आप बच्चों को तालीम दिलवाएं, और तालीम दिलवाने, डॉक्टर्स, इंजीनियर, सीएस तो कभी नहीं गिबत करते, आपने देखा गिबत करते हुए उनको? नहीं, कभी भी नहीं करते। आपने देखे कभी किसी डॉक्टर्स, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, साइंटिस्ट को हसद करते हुए, गिबत करते हुए, कीना करते हुए, लड़ते हुए किसी से?
तो तालीम हासिल की होती है उन्होंने। तो चिल्ड्रन को अगर आप क्या दिलवाएं, तालीम दिलवाएं, और आपकी साल की इनकम कितनी हो, यानी आप गरीब होते हुए भी बच्चे को क्या दिलवा रहे हैं, तो मोहतरम ऐसी सूरत में आपको ज़कात की तरह एक डिडक्टेबल अलाउंस माइनस करने की इजाजत है। ज़कात की तरह क्या माइनस करने की इजाजत है? इट इज नॉट लाइक टैक्स क्रेडिट, ये टैक्स माफ नहीं होगा, बल्कि क्या माइनस होगा। अब हमने 3 सेक्शन पढ़ लिए। अगर आप चैरिटी देंगे तो टैक्स माफ होगा, अगर आप अप्रूव पेंशन फंड में पैसे जमा करवाएंगे तो टैक्स माफ होगा, और अगर आप एजुकेशन एक्सपेंसेस चिल्ड्रन के लिए जो है वो इनकर करेंगे और आपकी साल की इनकम 15 लाख से कम है तो आपको एक डिडक्टेबल अलाउंस होगा। किसकी तरह? ज़कात की तरह। तो लेट्स स्टार्ट। पेज नंबर 77। यासिर नहीं होता था खाला रशीदा का बड़ा बेटा, फोत हो गया। मन्नों ही बस बातें। हाँ शायद हो गया, अभी तो 2013 चल रहा है, अब तो 11 साल गुजर गए हैं। मिस्टर यासिर हैज डिस्क्लोज टोटल इनकम ऑफ 14 लाख। यासिर अमीर है गरीब है? इसकी साल की इनकम 15 लाख से कम है, और अगर यासिर शादीशुदा हुआ तो अल्लाह इसको औलाद देंगे। औलाद को अगर इसने तालीम दिलवाई तो तालीम दिलवाने पे हम इसको शाबाश देंगे। हम इसे टैक्स माफ करेंगे या ज़कात की तरह डिडक्टेबल अलाउंस? अपने हाथ अपनी बाउंड्री में रखो। अच्छा जी, he has disclosed the following information. He paid 70,000 for education expenses of his 2 children. अभी तक कितने बच्चे हैं इसके? 2 बच्चे हैं। He has नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे जिसका मफ़हूम है कि मैं उम्मत की जाती हुई फख्र करूंगा, ये कहते हैं बच्चे। He has made donation of 50,000 to non-profit organization through क्रॉस चेक। उसने डोनेशन दी है नॉन प्रॉफिट इदारे को 50,000, एंड ही कंट्रीब्यूटेड 70,000 इन अप्रूव्ड पेंशन फंड। सो लेट्स स्टार्ट। कैलकुलेट द टैक्स लायबिलिटी। मिस्टर यासिर इनकम एंड टैक्स देयर ऑन। साथ वाले के रजिस्टर के सफे के ऊपर हाथ फेरें, फ्रेश कर दें सफे को, ताजा दम करें, सारे उधर से जर्रात वगैरह गायब करें, फ्रेश करें सफे पे हाथ फेर के। इतना हाथ फेरें कि आपका हाथ हीट अप हो जाए। अब टोटल इनकम इंशाल्लाह थोड़े ही दिनों में, शुरू में क्लास के हम इंशाल्लाह 5 मिनट ये किया करेंगे। नवंबर दिसंबर में, नवंबर शुरू हो गया। 14 लाख रुपए लेस ज़कात 2 लाख, जवाब 12 लाख। इसमें से लेस कर दें एक और डिडक्टेबल अलाउंस फॉर एजुकेशन एक्सपेंसेस। खुद आला तालीम हासिल करे या बच्चों को तालीम याफ्ता बना रहे? फॉर एजुकेशन एक्सपेंसेस। सेक्शन नंबर मैं देखा, you just relax, oh guys, you just relax, have a relaxing nap। भाई उधर रखो कैमरा। सेक्शन कौन सा है? 60D। इधर देखें भाई, ये सेक्शन 60D, ये वाला 60D।
70,000 रुपये फॉर एजुकेशन एक्सपेंसेस ऑफ हिज 2 चिल्ड्रन। तो 70,000 को 2 बच्चों से मल्टीप्लाई करें कैलकुलेटर के बगैर। 1,40,000 वालों को प्यार से समझाए ईच कहाँ लिखा हुआ है, मुस्ताने जो मर्जी का वो कर देते हैं, कोई ईच लिखा हुआ है तो बस 70,000 है, ये 2 बच्चों की फीस है, खत्म बात। नहीं तो फिर आप क्यों कहते हैं, हम तो फिर कर देंगे जो कहेंगे। चलें फिर मोबाइल भी छोड़ दें। 60 खुदा के लिए हमारी दुखती रखना छेड़ा करें। ये जो है ना अलाउड होंगे लोअर ऑफ 3 चीजें। सेक्शन 60D, every individual is entitled to a deductible allowance for tuition fees paid if the taxable income of individual is less than 15 lakh. The allowance allowed shall be lower of 5% of the total tuition fees paid by the individual in the year. Can you tell me the total tuition fees? इसका 5%। एक ही दफा नोट कीजिएगा सबर, 5% ऑफ 70,000 वट एवर इट मे बी। कैलकुलेटर में पे यूज करूंगा, मेरे पास नहीं था टाइम। 25% ऑफ पर्सन टैक्सेबल इनकम फॉर द ईयर, बंदे की टैक्सेबल इनकम का 25%। अब टोटल इनकम ना ले, टैक्सेबल इनकम ये ले लें 12 लाख, कितने परसेंट? क्यों किया है? an amount computed by multiplying 60,000 उसने अपनी तरफ से एक फिगर दिया है विद द नंबर ऑफ चिल्ड्रन ऑफ इंडिविजुअल। एक अमाउंट निकालो 60,000 को बच्चों से मल्टीप्लाई करके। रशीदे, रुखसाना, दोनों बच्चे आ गए? बस चलो दोनों को 60,000 से ज़रब दे दो, दोनों बच्चों को 60,000 से ज़रब दे दो। 2 ज़रब 60,000 कितने हो गए? 1,20,000। $3500 भी सोच रहे में ज्यादा ही लोअर नहीं हो गया? अच्छा, अब तीनों में से लोअर उठा लें 3500। अच्छा, ये ज़कात तो पूरी माइनस करने की इजाजत है, लेकिन ये जो तालीमी खर्चे हैं ना, ये लोअर ऑफ करके माइनस करने की इजाजत है। लोअर ऑफ में 3 लिमिट्स याद कर लें। नंबर 1 ट्यूशन फीस का 5%, नंबर 2 टैक्सेबल इनकम का 25%, और नंबर 3 जितने बच्चे हैं, 2 है तो 60,000 से मल्टीप्लाई करते हैं, 6 हैं तो 6 ज़रब 60,000, 12 हैं तो 12 ज़रब 60,000, जितने भी हैं उनको उससे मल्टीप्लाई कर दें। जवाब दे दें आज। 11 मैं ना ये अब छोटे छोटे न्यूमेरिकल साथ साथ 2-3 दफ़ा कर लिया करूँगा, फिर बड़े न्यूमेरिकल आते हैं ना तो मेरी बड़ी वाली जान निकल जाती है। मैं अब यार इस चैप्टर से मैं पढ़ना शुरू कर रहा हूँ, प्लीज़ तू मेरी ज़िंदगी से निकल जा, साइड पे हट। मैं तो अब क्लास के इंतज़ार में भी खड़ा हूँगा तो नोट्स लेके ही खड़ा हुआ करूँगा। मैं तो हर जगह पढ़ा हूँगा, बस मुझे जिधर भी देखेगा ना मैं पढ़ा हूँगा। अच्छा भाई, चैप्टर 4 में जाएं और टेबल 1 लगाएं, टेक्स्ट बताएं। ये भी आपने शुरू किया है, बहुत अच्छा किया ये तो। जी चैप्टर 4 में जाएं, टेक्स्ट लगाएं, कैलकुलेटर पकड़ें। 15%? शुरू में फिगर कोई नहीं है? 15% ऑफ 'हाँ जी क्या
0 से 4 लाख तो हाँ 14 लाख का है। बस नॉर्मल तरीके से टैक्स देखना है। टेबल 1 लगा टेबल 2, क्योंकि सैलरी वगैरह है ही नहीं ना। नजर नहीं आ रहा कुछ स्टूडेंट्स को, मुझे लगता है उधर। टैक्स 15% ऑफ 59। जवाब 89475। ओके नेक्स्ट। अब हमने टैक्स डिस्काउंट देना है, यानी टैक्स माफ करना है। लेस टैक्स क्रेडिट अंडर सेक्शन 61। टैक्स क्रेडिट देने हैं हमने आंखें खोल के अंडर सेक्शन 61। सेक्शन 61 के तहत टैक्स माफ करना है। सवाल में आए, असल में ना ये वाला सेक्शन 60D है। 60D का मतलब है कि पहले ये सेक्शन कानून में नहीं होता था, अब आया है। ये वाला सेक्शन 61 है और ये वाला सेक्शन 63 है। He has made donation of 50,000 to नॉन प्रॉफिट इदारा थ्रू क्रॉस चेक। नॉन प्रॉफिट इदारे को तो नहीं दे सकते डोनेशन, उधर लिखा हुआ है, लिस्ट में आ रहा था नॉन प्रॉफिट इदारा, तो फिर ठीक है, फिर दे देते हैं। लेस टैक्स क्रेडिट अंडर सेक्शन 61 वर्किंग 1, इसको वर्कआउट कर लें। वर्किंग 1 टैक्स क्रेडिट अंडर सेक्शन 61 ए ओवर बी इंटू सही, where A is the tax, keep watching please बूथा ऊपर, where A is the tax and B is the taxable income। माशाल्लाह आप लोगों को तो पता है, काफी अरसे से पढ़ा रहे हैं लगता है। बोले तो मसला, ना बोले तो मसला। Tax divided by taxable income, however the C is lower of, C is lower of. So let us watch what is C. Come on guys, साथ में कहते नहीं, come on please। Point A, the amount of donation in the year, और अगर आपने प्रॉपर्टी दी है तो उसकी फेयर वैल्यू। So the amount of donation I think is 50,000. C is lower of 50,000, or where the person is an individual. Yes, he is individual. Where the person is an individual, 30% of taxable income. 30% of taxable income. बाउले 358। इन दोनों में से जरा कोई कम वाला ढूंढे। 50,000। $50,000 की डोनेशन देने पे हुकूमत ने 3,700 रुपए के करीब आपको टैक्स माफ कर दिया। यानी ये डोनेशन का मरने से पहले दुनिया में फायदा आपको मिला। 50,000 आपने चंदा दिया, इस चंदे में हुकूमत ने आपको जफ्फी डाली और 4,000 माफ कर दिया। 3,700 हुकूमत ने कहा जा तुझे माफ किया। खुशी खुशी लिखें 3739। चेहरों पे मुस्कुराहटें। डन। ओके नेक्स्ट। कितने लोगों को फर्क समझ आ गया डिडक्टेबल अलाउंस और टैक्स क्रेडिट में? क्या फर्क होता है? डिडक्टेबल अलाउंस तो टैक्सेबल इनकम से पहले माइनस हो जाता है ना। अभी तो टैक्स कैलकुलेट भी नहीं किया होता, डिडक्टेबल अलाउंस माइनस हो जाता है। और टैक्स कब माइनस हो, और टैक्स रेट कब माइनस होता है? टैक्स के बाद। और डिडक्टेबल अलाउंस कब माइनस होता है?
टैक्स से पहले, टैक्सेबल इनकम से भी पहले। उसने कंट्रीब्यूट किए 70,000 इन अप्रूव्ड पेंशन फंड। उसने अप्रूव्ड पेंशन फंड में 70,000 रुपए कंट्रीब्यूट किए हैं। उसने अप्रूव्ड पेंशन फंड में 70,000 कंट्रीब्यूट किए हैं। अब ये कंट्रीब्यूशन क्या होती है, ये इंशाल्लाह आज या कल देखेंगे, टाइम मिला तो। बस फिलहाल बस कोई इसकी कंट्रीब्यूशन है अच्छी। टैक्स क्रेडिट अंडर सेक्शन, यूएस का क्या मतलब है, अंडर सेक्शन 63, वर्किंग नंबर 2। सेक्शन 62 भी होता था कोई, लेकिन अब वो डिलीट हो चुका हुआ है, तो बस सेक्शन 61 के बाद अब 63 है। कितनी कंट्रीब्यूशन है, 70,000। इधर आएंगे जरा, इधर आएंगे। सेक्शन 63, द प्रीमियम पेड बाय द पर्सन इन द ईयर। प्रीमियम होगा, कोई कंट्रीब्यूशन का नाम ही प्रीमियम होगा। एंड द 20% ऑफ टैक्सेबल इनकम। लिमिट सी, सी इज लोअर ऑफ। ये सारे सेक्शन डब्बों में है, मतलब इसका मतलब ये नहीं कि याद करने, ये तो मेन सेक्शन ही डब्बे में डाला हुआ समझने के लिए। वर्किंग टू टैक्स क्रेडिट अंडर सेक्शन 62 ए और बई इंटू सही। ए कितने, 89, बई C is lower of. What is the actual contribution, actual premium? बोले 70,000। Your 20% of दोनों में से छोटा वाला देखें। फाइव टू 3.5। Okay, guy, let me make it 3 for you and for everyone sitting in this class. एग्जामिनर वैसे बड़ा बुरा कमेंट्स देता है, कहता है अगर इसको आपने 2376 करना है तो बच्चे इस तरह कर रहे होते हैं। 2376 फिर कहता है कुछ बच्चे इस तरह करते हैं, बाद में उनको ख्याल आता है नहीं 4। तो अगर आपने इसको 2376 करना है तो कहते हैं इस तरह करो, बस मेक इट सिंपल। अपने पहाड़ तो ना बनाने शुरू कर दो। फाइव डन। कितना टैक्स देना था, 8947, लेकिन कितना दे के आएंगे, यासिर को टैक्स माफ हुआ है,
इस खुशी में साथ वाले को मुस्कुरा के देखें सारे। जल्दी मुस्कुरा के देखें, मुस्कुराने के कोई पैसे नहीं है। किसने साथ वाले को मुस्कुराते देख के दुआ दी है, हाथ खड़ा करें। एक स्टूडेंट, बताएं क्या दुआ दी है। हाँ जी, क्या? नहीं, अरबी के अंदर। अच्छा नहीं, मैं इस वक्त मुस्कुराते देख के, सहाबा जो एक दूसरे को मुस्कुराते देख के दुआ देते थे उसका पूछ रहा हूँ। उस पे 100 रुपए नाम है। देखा है बस मुस्कुरा के। भाई ये कब सीखनी है चीजें? आपके बच्चे सिखाएंगे आपको। अगर उनको ऐसा माहौल ना मिला, जो हमें भी नहीं मिला ऐसा माहौल, उनको भी ना मिला तो क्या बनेगा? अच्छा, हाइब्रिड में किसी ने दी हो, हाथ खड़ा करें। अभी राइट नाउ दी है स्टूडेंट्स। आप क्लास के बाद मिलना भाई, 100 रुपए नाम ले लेना। इधर कोई बादाम वाले भी एक दो थे, अभी तक 100 रुपए नाम लेने नहीं आए। कितने अच्छे का काम है उनको। अच्छा जी, आ जाए वापस भाई। अच्छा, एक ना सवाल यहाँ पे अराइज होता है, जरा इसको गौर से समझिएगा। वो सवाल ये अराइज होता है कि यहां पे लिखा हुआ है 25% लेने टैक्सेबल इनकम का। अब टैक्सेबल इनकम तो अभी निकली नहीं, तो जो निकली नहीं उसका कैसे 25% लें? इसलिए कुछ लोगों का कहना है फिर इसी का ले लिया करो, क्योंकि ज़कात तो कम से कम माइनस होगी है ना। और अगर ज़कात ना होती तो मजबूरन टोटल इनकम का लेते। कितने लोगों के जहन में ये आया था कि 25% टैक्सेबल इनकम का लेना है? ठीक है, तो जहन को कम्युनिकेट कर दिया करें ना, टैक्सेबल इनकम 25%। तो मजबूरी में, क्योंकि अभी टैक्सेबल इनकम निकली नहीं, तो इसलिए इसी का ले लिया था। हाँ, आगे हमने टैक्सेबल इनकम बिल्कुल ये ली है। तू आ, बिल्ली का घर, तू आ, खिलाया। नेक्स्ट, यार बस तू ना साइड पे हो जा, मैं अब ये चैप्टर सासा याद करना है। अच्छा जी, एक होता है डोनर, एक होता है डोनी। डोनर कौन होता है? चंदा देने वाला। और डोनी चंदा लेने वाला। डोनर अगर इंडिविजुअल है, यानी मिस्टर कासिम, मिस्टर उमर, मिस सुल्ताना, डोनर अगर इंडिविजुअल है और ये अनजान को डोनेशन दे रहा है, किसको डोनेशन दे रहा है? अनजान को। अनजान का मतलब है जो आपका जानने वाला, यानी ऐसे नॉन प्रॉफिट इदारे को डोनेशन दे रहे हैं जो आपका जानने वाला नहीं है। असल में कुछ लोगों ने खुद अपने ही नॉन प्रॉफिट इदारे बनाए होते हैं। जैसे कुछ लोग हैं 3-4 नॉन प्रॉफिट इदारे अपने बना लेते हैं, फिर अपने इदारों को खुद भी डोनेट करते रहते हैं। यानी उसमें कुछ इन्वेस्टमेंट की होती है या उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पे होते हैं, तो इस किस्म की बात है। तो अगर तो आप बिल्कुल एक अनजान इदारे को डोनेशन दे रहे हैं तो आपके लिए लिमिट जो सी होगी, डेट विल बी, बोले मोबाइल इस्तेमाल करते हुए, डेट विल बी 30%। वो लिमिट क्या होगी? 30%।
और अगर आप डोनर हैं और आप जानने वाले को डोनेट कर रहे हैं, अगर आप डोनर हैं और आप जानने वाले को डोनेट कर रहे हैं, तो 30% अभी हमने यूज किया है, उसकी जगह कितना यूज करेंगे? 15%। अगर आप डोनर हैं और बीइंग अ डोनर आप कंपनी है, यानी पीटीसीएल डोनेट कर रही है या होंडा एटलस कार डोनेट कर रही है किसी को पैसे, तो अगर अनजान को डोनेट कर रहे हैं, हो सकता है ना शौकत खानम वाले, इमरान खान शौकत खानम वाले चले जाएं होंडा एटलस कार के पास कि यार हमें डोनेशन चाहिए, होंडा एटलस कार जो है वो अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से अप्रूवल लेके उनको डोनेशन दे दे। अब होंडा एटलस कार ने कोई शौकत खानम के अंदर शेयर तो नहीं खरीदे हुए, ये तो अनजान टाइप लोग हैं। तो अगर आप अपने अनजान को डोनेशन दे दें तो कंपनी के केस में रेट कितना है? ये तो हमें थ्योरी की हद तक याद रखने, क्योंकि कंपनी का न्यूमेरिकल तो आ नहीं सकता हमारे सिलेबस में। और अगर आप जानने वाले को डोनेशन दे दें तो परसेंटेज कितनी है? 10%। अच्छा, वेयर द पर्सन इट इज इंडिविजुअल और एओपी, इंडिविजुअल और एओपी। ये इंडिविजुअल और एओपी कौन है? डोनर। इंडिविजुअल और एओपी कौन है? अगर डोनर इंडिविजुअल एओपी हो तो नीचे वाली परसेंटेजेस हैं, और अगर डोनर कंपनी हो तो नोट करेंगे। भाई किताब पे नोट कर लो ना, इस तरह की चीजें किताब पे ही नोट कर लो। भाई साथ ले करने का किराया दिया हुआ है? यस सर। हो गया, चलें आगे। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती हैं, फिर कहीं चमन में होता है दीदावर पैदा। आप दीदावर हैं या साथ वाला? The amount of donation in the year including the fair value of the, and where the individual is where the person is individual or 30% of, or where it is company it is
it is 30 and 20 हो गया। अगर डोनर इंडिविजुअल एओपी है तो 30 और अगर कंपनी है तो 20। ये याद रहेगा या याद करवाना पड़ेगा आपको? इफ द अब आधी हो जाएगी ना, 30 का आधा 15, 20 का आधा 10। इफ द अमाउंट ऑफ प्रॉपर्टी इज डोनेटेड बाय एसोसिएट, अगर जानने वाले ने डोनेशन दी तो सी शेल बी इन द केस ऑफ इंडिविजुअल और एओपी इज 15% ऑफ, इन केस ऑफ कंपनी 10% ऑफ। पूकेगा A is the amount of tax payable for the tax year before allowance of any tax credit. A is the tax before allowing any tax credit. क्या मैं कह सकता हूं it is the tax after allowing tax credit? And it is the tax before allowing tax credit? तो कौन सा वाला लेना है? A. So A is the tax before allowing, इसको तो नहीं A ले लेना, ओवर एफिशिएंसी तो नहीं मारनी कि इसमें से ये माइनस करके जो जवाब आएगा उसको फिर इस वाले टैक्स क्रेडिट के लिए यूज करें, नहीं। सो बोले ए इज द टैक्स बिफोर अलाउइंग एनी टैक्स क्रेडिट। ए इज द टैक्स बिफोर अलाउइंग एनी, इट इज नॉट ए। समंदर की लहरों में से निकलते हुए चढ़ी बाहर आई, इट इज नॉट ए बिकॉज इट इज द टैक्स आफ्टर अलाउइंग टैक्स क्रेडिट। वी नीड यू, we don't need you, we need you। वो कह रहा था अभी 1-2 मिनट लगे रहेंगे। कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। A is the amount of tax for the year before allowing any, and B is the person's taxable income for the year। सारे खड़े हो जाएं, 100% लोग, मैं भी तो खड़ा हूं, सारे खड़े हो जाएंगे। ये जो सुस्तियां ऐसे आंखें बांध, ये वो बहुत देर से समझ आती है कुछ हाइब्रिड वालों को। हाथ ऊपर कर लें टिल फर्दर ऑर्डर्स। चलें, अच्छा अब नीचे कर लें, ठीक है। सेक्शन 63 हम आज खड़े होके पढ़ेंगे। मैं बैठूंगा, आप खड़े होंगे। सो लेट्स एंजॉय द लाइफ। ऑनलाइन वालों को नजर नहीं आएगा। रेडियो रेडियो चल रहा है, रेडियो। अच्छा जी, अब आपने सेक्शन 63 का कॉन्सेप्ट समझना है क्या है। यार ये 3 बच्चे जो है ना हाइब्रिड में, बॉयज वाले में, ये बैठे हुए हैं। ये खड़े रहे, बाकी बैठ जाएं। ये खड़े रहे जो 3 बैठे हुए थे। इधर कौन बैठा हुआ था? चलो बैठ जाओ भाई। अच्छा, होता ये था कि कुछ लोग प्राइवेट इदारों में काम करते थे, तो प्राइवेट इदारों में काम करने वालों को रिटायरमेंट के टाइम पर पेंशन नहीं मिलती थी। तो इन लोगों को कंपनसेट करने के लिए एक स्कीम लॉन्च की, जिस स्कीम का नाम था पेंशन बास्केट। उसका मतलब ये नहीं कि हुकूमत इनको पेंशन देगी। जो बंदा हमारे कॉलेज में नौकरी कर रहा है, जो बंदा पेप्सी में नौकरी कर रहा है, जो बंदा गोरमे में नौकरी कर रहा है, जलालसन में नौकरी कर रहा है, केक्स एंड बेक्स में, आपकी ज़िंदगी बेकरियों के गिर्द घूमती रहती है, इसलिए वैसी मिसालें दे रहा हूँ। तो जो बंदा इन जगहों पे जाके बेकरी प्रोडक्ट्स छोड़ दें, बेकरी प्रोडक्ट्स का कोई फ़ायदा नहीं होता। मोरितानिया में किसी का जाना हुआ, कहने लगे बहुत रेयर बेकरी तो मिलती नहीं थी, मेडिकल स्टोर भी अल्लाह का शुक्र नहीं थे वहाँ।
ये दोनों इकट्ठी चलती हैं हर जगह। अच्छा, तो अब अगर मैं ये बात करूं कि एक बंदा प्राइवेट जगह पे नौकरी करता है तो उसको रिटायरमेंट पर पेंशन नहीं मिलनी, तो इसको गवर्नमेंट कहती है कि तुम खुद ही कंट्रीब्यूट करो पैसे एक बास्केट में। तो ये फिर अपने हर महीने की तनख्वाह, मिसाल के तौर पे 30 साल की उम्र में ये शुरू कर देता है, 30 साल से 60 साल तक पेप्सी में नौकरी करता रहता है। तो पेप्सी वाले कहते हैं कि रिटायरमेंट के बाद हमने आपको पेंशन देनी नहीं, तो ये हुकूमत के पास जाके ना थोड़ी थोड़ी अपनी सेविंग जमा कराता रहता है। तो ये प्रोविडेंट फंड नहीं है, प्रोविडेंट फंड में तो आप अपने एम्प्लॉयर के पास जमा करवाते हैं ना, तो ये थोड़ी थोड़ी कंट्रीब्यूशन गवर्नमेंट के खजाने में जमा कराता रहता है। इस कंट्रीब्यूशन को प्रीमियम भी कहते हैं। कुछ ना कुछ एक प्रीमियम फिक्स अमाउंट आप जमा करवाते रहते हैं हुकूमत के खजाने में। और एक वक्त ये आता है कि जब 60 साल की उम्र में आप रिटायर होने लगते हैं तो हुकूमत आपका ही पैसा अलॉन्ग विद इंटरेस्ट आपको वापस करना शुरू कर देती है। लेकिन उसका वापस मिलना अभी मैं डिस्कस नहीं कर रहा, मैं सिर्फ ये डिस्कस कर रहा हूं कि 30 साल से लेकर 60 साल की उम्र में आपने जो पैसा इस फंड में जमा करवाया उसकी बात हो रही है, यानी प्रीमियम पेड बाय द पर्सन की बात हो रही है। बाद में जो आपको रिटायरमेंट के बाद मिला उसकी कल बात करेंगे, फिलहाल ये बात हो रही है कि जो आप पे कर रहे हैं पैसा, उसका क्या करना है। तो अगर आप पेंशन फंड में पैसे जमा करवाएं तो गवर्नमेंट विल बी हैप्पी फ्रॉम यू। तो अगर गवर्नमेंट आपसे हैप्पी होगी तो हैप्पी होने पे गवर्नमेंट आपको क्या माफ कर देगी? एलिजिबल पर्सन, एलिजिबल पर्सन कौन होता है? मीन्स एन इंडिविजुअल पाकिस्तानी, ये पाकिस्तानी होगा। ये तो नेचुरली बेनिफिट इंडिविजुअल को मिलेगा ना, कंपनी को तो नहीं डर के कंपनी बूढ़ी हो जाएगी तो कंपनी का कौन रखवाली करेगा, कंपनी से कौन शादी करेगा, कंपनी की कौन देखभाल करेगा। कंपनी तो कंपनी है, कंपनियां शादी करती हैं, आपने सुना कंपनी शादी करती है कि पीटीसीएल ने जो है वो होंडा एटलस कार से शादी कर ली, अल्लाह ने उनको रॉयल फैन दिया। तो ऐसी ऐसी चीजें आपने कभी सुनी? तो एलिजिबल हंसी जा रहे हो शर्मीले। एलिजिबल पर्सन मीन्स एन इंडिविजुअल पाकिस्तानी हु होल्ड्स अ नेशनल टैक्स नंबर। एलिजिबल पर्सन वो होता है जिसके पास नेशनल टैक्स नंबर हो, या कंप्यूटराइज्ड एनआईसी हो, या एनआईसीज फॉर ओवरसीज पाकिस्तानीज इशूड बाय नादरा बाजी। नादरा के बाद नादरा के दफ्तर गए हैं कभी? ठीक है, तो एनआईसीज फॉर ओवरसीज पाकिस्तानीज इशूड बाय नादरा, तो जो ओवरसीज जाते रहते हैं, ओवरसी समझ गए, ओवरसी समंदर पार तो जाते रहते हैं, उनके लिए फिर अलग आईडी कार्ड है। तो ये बेनिफिट सिर्फ किसको अवेलेबल है? इंडिविजुअल्स, एओपीज, कंपनीज को, इंडिविजुअल्स को सिर्फ? हाँ, ये बेनिफिट सिर्फ किसको अवेलेबल है? इंडिविजुअल्स को। एन एलिजिबल पर्सन, पर्सन से मुराद भी यहां इंडिविजुअल ही है। अच्छा, ये बेनिफिट सिर्फ उन लोगों को अवेलेबल है जो नौकरी कर रहे हैं या कारोबार कर रहे हैं, बाकियों को ये बेनिफिट अवेलेबल नहीं है। ये बेनिफिट सिर्फ इनको अवेलेबल है जो नौकरी कर रहे हैं या कारो, उनको अवेलेबल है, बाकियों को ये बेनिफिट अवेलेबल नहीं है। एन एलिजिबल पर्सन अर्निंग इनकम फ्रॉम सैलरी और बिजनेस, बिजनेस वालों को भी अवेलेबल है ना, क्योंकि बिजनेस वाले को भी पता है कि मैं अपनी दुकान चला रहा हूं, तो 60 साल की उम्र में जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा और दुकान पे बैठ नहीं पाऊंगा तो शायद दुकान मुझे बंद करनी पड़े, तो फिर मुझे तो कोई पैसे नहीं देगा। बच्चों के तो आजकल रात पता ही है लोगों को, तो मुझे तो कोई पैसे नहीं देगा, तो फिर ऐसी सूरत के अंदर मैं क्या करूँगा? तो इसलिए वो भी हर महीने अपनी बिजनेस इनकम में से थोड़ी सी तिजोरी में से, गले में से पैसे निकाल के हुकूमत के खजाने में जमा कराता रहता है। हुकूमत वही पैसा जब उसे वापस करना शुरू करती है तो वो रिटायरमेंट तो नहीं होती उसकी, 60 साल के बाद आमतौर पर वो पैसा वापस करना शुरू कर देती है। तो अच्छा, एक बंदा सैलरी भी कमा रहा है, बिजनेस भी कमा रहा है, उसको ये टैक्स माफ होगा? जी होगा, होगा, कोई मसला नहीं। एक बंदा सिर्फ सैलरी कमा रहा है, उसको ये टैक्स माफ होगा? होगा। एक बंदा सिर्फ बिजनेस कमा रहा है, भाई हाइब्रिड में आखिरी रो में क्यों कॉन्सेप्ट का बेड़ा गर्क कर रहे हैं, मैं पढ़ा रहा हूं इस वक्त जी। ये दरवाजे के साथ जो 3 स्टूडेंट्स, अच्छा इनमें से दीवार के साथ जो 2 स्टूडेंट्स। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि अगर मैं
सिर्फ सैलरी कमा रहा हूं तो टैक्स माफ होगा? अगर मैं सिर्फ बिजनेस कर रहा हूं तो टैक्स माफ होगा? अगर मैं सैलरी बिजनेस दोनों कर रहा हूं तो टैक्स माफ होगा? अगर मैं कैपिटल गेन और सैलरी कमा रहा हूं तो टैक्स माफ होगा? होगा। अगर मैं कैपिटल गेन और बिजनेस कमा रहा हूं टैक्स माफ होगा? होगा। अगर मैं अदर सोर्स ऑफ बिजनेस कमा रहा हूं टैक्स माफ होगा? होगा। अगर मैं जो है वो कैपिटल गेन और बिजनेस कमा रहा हूं टैक्स माफ होगा? होगा। अगर मैं जो है वो अदर सोर्स कमा रहा हूं टैक्स माफ होगा? नहीं होगा। अगर मैं प्रॉपर्टी और अदर सोर्स कमा रहा हूं टैक्स माफ नहीं होगा। अगर मैं कैपिटल गेन और अदर सोर्स कमा रहा हूं टैक्स माफ, तो मैं सैलरी या बिजनेस में कोई एक भी कमा रहा हूं तो मुझे टैक्स माफ हो जाएगा, क्योंकि एंड नहीं लिखा हुआ और लिखा हुआ। सैलरी या बिजनेस में से कोई भी कमा रहा हूं, यानी मैं कहीं नौकरी कर रहा हूं या मेरा अपना कारोबार हो, तो इस सेक्शन का टैक्स माफ होगा, वरना नहीं। एन एलिजिबल पर्सन अर्निंग सैलरी और बिजनेस शैल बी अलाउड आ टैक्स क्रेडिट फॉर प्रीमियम पेड। इस बंदे ने इस साल कितना प्रीमियम पे किया है? 70,000। 70,000 इसने प्रीमियम पे किया है, यानी इस साल अपने फ्यूचर के लिए 70,000 इसने सेव कर दिए किसी खजाने में, ताकि अगर ये जिंदा रहा तो 60 साल के बाद इसको, कल तो कोई और रंग था टोपी का, ग्रे कलर की थी। डेथ के केस में क्या होगा, ये तो पेंशन सिस्टम रूल्स देखने पड़ेंगे, वो तो हमारे सिलेबस में नहीं। हमारे सिलेबस में तो ये है कि जब तक ये जमा कराता रहेगा तब तक उसका क्या करना है। ओके, नेक्स्ट। शैल बी अलाउड अ टैक्स क्रेडिट फॉर प्रीमियम पेड इन अप्रूव्ड पेंशन बास्केट। इन अप्रूव्ड पेंशन बास्केट, फंड से क्या मुराद है? अप्रूव्ड पेंशन बास्केट अंडर वॉलंटरी पेंशन सिस्टम रूल्स। इनका नाम वॉलंटरी पेंशन सिस्टम रूल्स क्यों है? जल्दी बताएं। अपनी मर्जी से जमा करा रहे ना, कि किसी ने आके जो है वो मजबूर तो नहीं किया। ये हर पाकिस्तानी के लिए जरूरी है? नहीं, हर पाकिस्तानी के लिए तो जरूरी नहीं है। ये भी कोई खास डेफिनेशन नहीं है इसमें, कुछ ऐसे पता नहीं चलेगा। अप्रूव्ड पेंशन बास्केट कौन सी बास्केट होती है? मींस पेंशन बास्केट। हा हा हा। अप्रूव्ड पेंशन बास्केट मींस पेंशन बास्केट। अप्रूव्ड पेंशन बास्केट मींस पेंशन बास्केट। जैसे कुछ जगहों पे लिखा होता है सुबह का नाश्ता, तो आई थिंक दिस वर्ड इज इनफ, नाश्ता। अच्छा, approved pension basket means pension basket approved। रशीद हादसाट बॉल पॉइंट पकड़ी हुई थी। approved pension basket means a pension basket approved by SECP, Security Exchange Commission of Pakistan। या भाई खाला जी, खाला रशीदा हैं आपकी? नहीं। बाय SECP अंडर वॉलंटरी पेंशन सिस्टम रूल्स 2005। अच्छा, इसका फॉर्मूला है एक A/B × C। इस फॉर्मूले पे आज हम बात करते हैं। A/B × C। बात हो गई। C is the premium paid by the person or 20% of taxable income. C is the and or 20% of taxable income. ये स्कीम कब आई? 2005 में। लिखा हुआ है कहीं पीछे? लिखा हुआ है ना? हाँ। नो सर वाले येलो सर। आपको किसी दिन मैंने कहा था साथ वाले के लिए कोई टॉफी, कोई सेब, कोई बादाम लेके आए। कब कहा था? परसों कहा था? तरसों नहीं कहा था। कल कौन लेके आएंगे साथ वाले के लिए? लेकिन आपने उम्मीद नहीं लगानी कि साथ वाला मेरे लिए लाए, इसकी इजाजत नहीं है, ये गैर मुनासिब बात है। लेकिन आप लोग खुद ले आइएगा। बॉल पेन ले आइएगा, एक बॉल पेन ले आइएगा, गिफ्ट कर दीजिएगा।
लेकिन प्लीज डू एटलीस्ट समथिंग। आप गिफ्ट दे के देखा करें, हमने खुद तजर्बा किया, 65 ईयर्स के बंदे को बबल भी दे देंगे ना तो वो खुश हो जाता है, हालांकि वो सोच रहा होता है खानी नहीं खानी, लेकिन खुश हो जाता है। स्कीम 2005 में आई। ये स्कीम कब आई? 2005 में। ये जो स्कीम आई 2005 के अंदर, कुछ लोगों के एक्शन याद रह जाते हैं, शायद आपको पहले भी बताया था। मुझे तो ज़िंदगी में एक ही दफ़ा ऐसा हुआ था, एक साहब को मैंने टॉफ़ी पेश की तो, और उसने फिर उसको उधर से ही हाफ हाफ किया और करके उसने कहा ये हाफ आप लें, हाफ मैं खाता हूँ। तो स्कीम 2005 के अंदर आई, और 2005 में जो स्कीम थी उससे पहले भी कोई स्कीम्स चल रही थी। तो स्कीमें पूरी, तो उससे पहले भी कोई स्कीमें चल रही थी। अगर कोई बंदा उन स्कीमों से पैसे निकाल के इस स्कीम में डाल ले, अगर कोई बंदा उन स्कीमों से पैसे निकाल के इन स्कीमों में डाल ले नई वाली स्कीम में, तो उसको ये टैक्स माफ नहीं होगा। उसको चाहिएगा ये जो 70,000 रुपये है ना, किसी पुरानी स्कीम 2005 से पहले, हो सकता है 1990 में कोई स्कीम आई हो इस तरह की, हो सकता है 1995 में कोई स्कीम आई हो इस तरह की, उन स्कीमों से निकाल के स्कीम में पैसा नहीं डालना, बल्कि ये 70,000 रुपये आपने घर से लाने फ्रेश, किसी पुराने अकाउंट से निकाल के इस अकाउंट में नहीं डालना। तो ये फिक्रा देखें, शायद समझ आ जाए। ये 2005 वाली तो कौन सी स्कीम है? न्यू, जो लेटेस्ट इस वक्त चल रही है, जो अंडरलाइन किया हुआ है मैंने, द ट्रांसफर ऑफ देयर ओल्ड बैलेंस टू द न्यू पेंशन अकाउंट शेल नॉट क्वालिफाई फॉर टैक्स क्रेडिट। ट्रांसफर बाय मेंबर्स ऑफ ओल्ड स्कीम्स। न्यू स्कीम कौन सी है? ये साइड पे लिख लिया आप लोगों ने, 2005 वाली। ओल्ड स्कीम्स कौन सी होंगी? कोई 1990 वाली, 95 वाली, 2000 वाली होंगी कोई, हमें क्या उनके नाम जानना। तो उर्दू में पहले इसका मतलब लिख लें। पुरानी स्कीम से 2005 वाली स्कीम में पैसा डाला तो टैक्स माफ नहीं होगा। पैसा कहां से लाना चाहिए? घर से लेके आए बस। फ्रेश क्या मतलब? मशीन से नोट निकलवाएं फ्रेश? फ्रेश घर से पैसा लाएं, घर से पैसा लाएं। तो पुरानी स्कीम से नई स्कीम में पैसा डाला तो टैक्स माफ नहीं होगा। पॉज करना। अच्छा जी, हम बात कर रहे थे कि नई स्कीम में पैसा आप डालें पुरानी स्कीम से निकाल के, तो द ट्रांसफर ऑफ देयर पुराना बैलेंस टू द नया पेंशन अकाउंट शेल नॉट क्वालिफाई फॉर टैक्स क्रेडिट। ओल्ड वाली, ओल्ड बैलेंस से मुराद ये कि पुरानी स्कीम में कोई पैसे आपके पड़े हुए हैं तो आपने वो पैसे निकाल के ओल्ड बैलेंस नई स्कीम में डाल दिया। ऑलरेडी वो पैसे आपने, आपको पता लगा कि नई स्कीम बनी है तो आपने पुरानी स्कीम से पैसे निकाले और अब नई स्कीम में पैसे डाल दिए। अब ये आपको मिले नहीं, बल्कि नई स्कीम में चले गए, मिलेंगे 60 साल के बाद ही। पुरानी स्कीम में भी पेंशन के लिए रखवाए थे। कोई होंगी 2005 से पुरानी स्कीम्स भी? अच्छा जी, टैक्स है आपका 70 रुपये और टैक्स क्रेडिट अंडर सेक्शन 61 बन गया 30 रुपये और अंडर सेक्शन 63 बन गया 42। तो जवाब क्या आया? 2 रुपये। ये 2025 है। क्या ये 2 रुपये आपको रिफंड होंगे? नहीं। क्या ये अगले साल माइनस हो सकेंगे? नहीं। क्या ये पिछले साल माइनस हो सकेंगे? नहीं।
अगर कभी आपका टैक्स क्रेडिट यानी डिस्काउंट, अच्छा ये वैसे हो नहीं सकता क्योंकि वो उन्होंने लिमिट्स इतनी लगाई हुई है 20% और वो सारी कि आमतौर पे ये ज़्यादा बढ़ता नहीं है, लेकिन खुदा ना खास्ता अगर कभी ऐसा हो गया कि डिस्काउंट आपके टैक्स से भी ज़्यादा बढ़ गया तो क्या सज़ा मिलेगी? ये जो 2 है ये डेड हो जाएगा, इसका कोई बेनिफिट, तो ये 2 मर जाएगा। पढ़ें फिर इकट्ठे मारते हैं मच्छर को। टैक्स क्रेडिट अलाउड फ्रॉम सेक्शन 61 टू 60 शेल नॉट बी, रिफंड नहीं मिलेगा इस 2 रुपए का, शेल नॉट बी कैरिड फॉरवर्ड, 2026 में नहीं माइनस होगा। आप बस मुंह को ऐसे ऐसे रखें, मैंने बस बोलना है, आपने ऐसे ऐसे करना है। शुरू से करते हैं, ट्राई देखें हाइब्रिड में कैसे करते हैं लोग। टैक्स क्रेडिट अलाउड अंडर सेक्शन 60 शेल नॉट बी रिफंडेड, रिफंड ऐसे ऐसे करें, रिफंड नहीं होगा, पूरे पूरे ऐसे कंधे हिले, रिफंड नहीं होगा। नंबर 2 कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा, करें करें करें, कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। और तीसरा कैरी बैक भी, यानी 25 वाला 24 में जाके भी माइनस नहीं होगा। ना इत्थे ना अगे ना पिछे, मैं नहीं जाना किते भी, मैं मरण लगा, जा फिर मर। नोट करें, ऐसे लोगों को ना कहा करें, लेकिन हम तो इसको 2 को कह रहे थे ना, ये कौन सा बंदा है जो बुरा होना जाएगा। बेटा नोट कर लो, तल लो। ओके चलें जी आगे। हर वो इंडिविजुअल इसको डिडक्टेबल अलाउंस माइनस करने की इजाजत है फॉर ट्यूशन फीस पेड, अगर वो ट्यूशन फीस पे कर दे, अगर उसकी टैक्सेबल इनकम 15 लाख से कम हो। हर इंडिविजुअल एंटाइटल्ड है डिडक्टेबल अलाउंस माइनस करने में अपनी ट्यूशन फीस पे करने का अगर टैक्सेबल इनकम 15 लाख से कम हो। अलाउंस अलाउड शेल बी लोअर ऑफ 5% ऑफ tuition fees, 25% off, and an amount computed by multiplying 60,000 with the number of children of individual. An allowance which is not able to be deducted shall not be carried forward to a, जो अलाउंस माइनस नहीं हो सका वो अगले साल कैरी फॉरवर्ड। An allowance which is not able to be deducted shall not be carried forward to a subsequent year. जो अलाउंस माइनस नहीं हो सका वो अगले साल कैरी फॉरवर्ड नहीं हो सकता।
क्या मतलब है? टोटल इनकम 70 रुपए, और एजुकेशन एक्सपेंसेस का डिडक्टेबल अलाउंस, वैसे तो ये ज्यादा आ ही नहीं सकता क्योंकि वो लिमिट है 25% और वो 25%, लेकिन बिल फर्ज अगर आ जाए एजुकेशन एक्सपेंसेस का डिडक्टेबल अलाउंस 80, तो 10 बोलें क्या लिखा हुआ है? कैन नॉट बी, ये कैरी फॉरवर्ड नहीं हो सकता, यानी अगले साल माइनस नहीं हो सकता। इस साल क्या रिफंड मिल जाएगा? फिर इस साल भी नहीं मिलेगा, उसने मना नहीं किया लेकिन ऑब्वियसली इस साल भी नहीं मिलेगा, क्या पिछले साल कैरी बैक हो जाएगा, तो ये भी क्या हो जाएगा? डेड। सो कोई फायदा नहीं होगा। अगले साल का कोई 70 टाइप चीज है उसमें से माइनस कर सकेंगे? नोट कर लें। अगर हमने ये तो किसी भी सूरत में नहीं होगा, पहले साल ही हो सकता है, इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है इसका। डिडक्शन नहीं है, ये डिडक्टेबल अलाउंस है। डिडक्शंस पे फिर हम पढ़ेंगे, वो बिजनेस के चैप्टर में पढ़ेंगे तफसील से। अच्छा भाई, इट्स इनफ। 0.4 और 5 अभी हमने नहीं, 0.4 पढ़ लें, 5 इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे, इसमें थोड़ा टाइम लगना है। 0.4, अलाउंस शेल बी अलाउड टू ईदर ऑफ द पेरेंट्स। अलाउंस किसको मिलेगा? ईदर ऑफ द पेरेंट्स ऑन फर्निशिंग नेशनल टैक्स नंबर और द नेम ऑफ। ये अलाउंस किसको मिलेगा? लॉ मेकर ने हल क्या निकाल के दिया इसका कि ये अलाउंस कौन माइनस करे? अब्बू माइनस करेंगे तो अब्बू को टैक्स सेव हो जाएगा, अम्मी माइनस करेंगी तो अम्मी को टैक्स सेव हो जाएगा। बच्चा तो है, तो अब अब्बू भी माइनस करना चाहेंगे, अम्मी भी माइनस करना चाहेंगी। लॉ मेकर ने क्या हल पेश किया जिससे दोनों में लड़ाई खत्म हो? अम्मी अब्बू के पास तो एनटीएन नहीं होना, एनटीएन तो इदारे का मांगा गया है जहां वो पढ़ है। लॉ मेकर ने हल क्या पेश किया कि अम्मी अब्बू की अगर लड़ाई हो जाए तो दोनों में से कौन माइनस करे? कोई हल नहीं पेश किया, उसने सिर्फ फूट ही डलवाई है और कोई हल पेश नहीं किया। उसने कहा दोनों में से जो मर्जी माइनस कर ले। अब्बू को कह रहे आपने माइनस करना है आप कर लो, अम्मी को कह रहे आपने माइनस करना है आप कर लो। अब दोनों कर लो लगे हुए हैं और अब देखो कौन माइनस करता है। बहरहाल दोनों लड़ेंगे, कोशिश करेंगे, मेरा बच्चे मेरा बच्चे मेरा बच्चे, मैं माइनस कर। लड़ो फिर। बच्चा कहे मैं जा रहा हूं। तो लिखें दोनों में से जो मर्जी माइनस करे, मोबाइल यूज करते हुए दोनों में से जो मर्जी माइनस करे। मॉम डैड लिख रहे हैं, अम्मी अब्बू लिखेंगे, मॉम डैड, जो भी आप लिखना पसंद करें।
सैलरी के चैप्टर में आ जाए। शेयर्स पकड़ाना हो, राइट। शेयर्स पढ़े थे सुबह के, मैंने देखे थे, मेरी नजर पड़ी थी। अच्छा भाई, पेज नंबर 105। दो 2010 में आपने कागज का टुकड़ा खरीदा, क्या होगा? कुछ भी। और 2011 में आपने कागज का टुकड़ा बेच दिया, तो क्या होगा? बोलें। गेन। यहां लिख लें, कहां जाएगा? इनकम फ्रॉम क्लियर? क्या प्री रजिस्ट्रेशन बिक सकती है? अच्छा, ये 2012 का साल है, ये 2013 का साल है, ये 2014 का साल है, ये 2015 का साल है। आपने क्या खरीदा 2012 में? कागज का टुकड़ा। फिर आपने कागज का टुकड़ा एक्सरसाइज किया, शेयर खरीदे, यानी शेयर फ्री ऑफ कॉस्ट भी मिल सकते हैं, स्लैश लिखा हुआ है, या कंपनी ने शेयर इशू किए, लेकिन कोई रिस्ट्रिक्शन। तो ये शेयर्स आप बाहर वाली जेब में रखेंगे या अंदर वाली जेब में? तो फर्ज कर लें ये कैलकुलेटर, ये शेयर्स हैं, तो ये मेरे पास शेयर्स हैं, तो ये मैं बाहर वाली जेब में रख लूंगा। फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स माइनस कॉस्ट ऑफ शेयर माइनस कॉस्ट ऑफ राइट, कहां जाएगा? इनकम फ्रॉम सैलरी में। 2014 में आपने अपने पास ही रखे शेयर, 2015 में आके आपने शेयर्स क्या कर दिए? बेच दिए। अब सोचिए शेयर्स का बेचना कहां जाएगा? कैपिटल गेन में। शेयर्स का बेचना कहां जाएगा? लेकिन कॉस्ट कैसे निकलेगी? कॉस्ट ऑफ शेयर प्लस कॉस्ट ऑफ राइट प्लस इनकम फ्रॉम सेक्शन 14 का, याद है? आपने कागज का टुकड़ा खरीदा, क्या होगा? कुछ भी नहीं। फिर आपने अगले साल कागज का टुकड़ा एक्सरसाइज करके शेयर खरीदे, लेकिन उन पे क्या लगी हुई है? तो फिर आप क्या करेंगे? इनको अंदर वाली जेब में रख लेंगे। कहां रख लेंगे? अंदर वाली जेब में। थोड़े अरसे बाद रिस्ट्रिक्शन क्या हो गई? कहां जाएगा गेन? इनकम फ्रॉम सैलरी में। और थोड़े अरसे बाद आपने इन शेयर्स को बेच दिया, सोल्ड। सही है? ये सारा पता है आपको? या अच्छा हो गया कि रिवाइज हो गया? आपने क्या खरीदा? कागज का टुकड़ा। कागज का टुकड़ा एक्सरसाइज करके क्या खरीदे? शेयर्स पे कोई भी रिस्ट्रिक्शन है? रिस्ट्रिक्शन। और रिस्ट्रिक्शन रिलीज होनी थी इधर, लेकिन 14 के 3 के सेकंड पॉइंट में उसने क्या किया था? सोल्ड कर दिए थे शेयर बिफोर रिलीज ऑफ। अब सारा गेन कहां जाएगा? क्लियर? It is not necessary that employer first gives right. An employee may directly purchase the, समझ आ गई? प्री रजिस्ट्रेशन कराए बगैर डायरेक्ट सीट भी ली जा सकती है हाइब्रिड में। आखिरी रो में बातें करते हुए सीट लेना क्या मसला है? आगे एक्सरसाइज प्राइस का लफ्ज कहां यूज होता है? एक्सरसाइज प्राइस परचेज ऑफ, यानी कॉस्ट ऑफ शेयर्स के लिए एक्सरसाइज प्राइस का लफ्ज यूज होता है। वैल्यू ऑफ राइट और ऑप्शन इज ऑलवेज टू बी इग्नोर्ड इन
वैल्यू ऑफ राइट वो था ना, यानी ये राइट आपने 28 जून को खरीदा, 29 जून को पड़े पड़े महंगा हो गया, ये तो लिखने की जरूरत नहीं थी, ये तो ऐसे ही सेक्शन 14 का 1 दोबारा लिख दिया। अच्छा, कई दफा ना होल्डिंग पीरियड निकालना पड़ता है शेयर्स का, कई दफा क्या निकालना पड़ता है शेयर्स का, सिक्योरिटीज के केस में खास तौर पे होल्डिंग पीरियड निकालना पड़ता है कि कब खरीदी और कब बेची। होल्डिंग पीरियड निकालने के लिए ना डेट ऑफ परचेज और डेट ऑफ सेल पता होना जरूरी है। तो देखें आप, अगर ये वाले शेयर्स हैं तो इट इज डेट ऑफ परचेज एंड इट इज डेट ऑफ, तो इट इज कॉल्ड एज, बोलें। कुछ बच्चे ये समझते हैं कि, यार कौन बोल रहा है, कुछ बच्चे ये समझते हैं कि होल्डिंग पीरियड निकालना है रिस्ट्रिक्शन रिलीज होने से। होल्डिंग पीरियड का रूल वही है, कैसे, पर ये इट इज होल्डिंग पीरियड। होल्ड मेरे अर्थ से होल्ड ही है ना, चाहे अंदर वाली जेब में भी है तो होल्ड तो है। तो होल्डिंग पीरियड डजंट मीन कि रिस्ट्रिक्शन रिलीज होने से गिनना है, बल्कि सादा रूल, पुरानी कोई नई बात नहीं, नई बात होती तो मैं एक्सप्लेन करता। बस खरीदने और बेचने की तारीख के अरसे के दरमियान को क्या कहते हैं, हाँ, खरीदे हुए चाहे रिस्ट्रिक्शन लगी हो, इसमें क्या फर्क पड़ता है। तो फ्लाइंग एरो ये शो कर रहे हैं, ऐसी तरह समझने के लिए बनाए हुए, वरना तो और कोई मकसद नहीं इनका। और इधर आके बताएं, खरीदे, इनके दरमियान का अरसा, चलो ले जाएं इसको।